हरे कृष्णा एवरीवन एंड फाइनली नीट 2026 हो चुका है और ये मेरा पेपर है और उसके साथ ये OMR शीट है। तो OMR शीट में मैं फिल कर लेती हूँ, उसके बाद चेक करती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है सारा, ऐसे गलत सही कट करते रहो उसमें। एंड जब OMR शीट रिलीज़ होती है तो ऐसे इजीली चेक भी हो जाता है, इस वजह से तो मैंने OMR शीट फिल की। अब अगर पेपर की बात करें तो पेपर मतलब अगर मैं अपना बताऊँ तो मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मेरे लिए मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा ईज़ी टू मॉडरेट लगा। लेंदी था, टाइम टेकिंग था, बट मतलब तीनों सेक्शन ऐसे थे कि अगर वो किसी ने अच्छे से कर रखे हैं तो वो मतलब डूएबल हैं, अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर पेपर की बात करें तो लाइक हाँ, तो मैं सेंटर के अंदर मैंने एंट्री ली थी लाइक 1:00 पर, आई थिंक 1:15 पे। और उसके बाद फिर ठीक है पेपर दिया, पेपर देके बाहर आए, फिर तब तक तो ठीक था सब कुछ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद ही सारी दिक्कत होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा था कि जो सिलेक्शन होता है वो इससे डिसाइड होता है, वो आपके अपने सब्जेक्ट से डिसाइड होता है, ठीक है। और जब आपका अपना सब्जेक्ट ही ख़राब हो जाए तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो अगर बायो की बात करें तो सबसे पहले तो फ़िज़िक्स की बात कर लेते हैं ना। तो फ़िज़िक्स में एज़ यूजुअल जो मेरा रहा है वही है कि मतलब मुझे फ़िज़िक्स में डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं फ़िज़िक्स कितना भी पढ़ लूँ वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो फ़िज़िक्स में पहली बात तो मैं एंड मोमेंट पे मतलब मैंने थर्सडे तक फ़िज़िक्स थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ किया था, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी मैंने, मतलब बताऊँगी मैं, ठीक है। और फार्मूला मैंने रिवाइज़ नहीं किया था, तो एक दिक्कत ये हुई कि मैं फार्मूला थोड़ा सा होता है ना ऐसे रिवाइज़ करना चाहिए, बट नहीं कर पाई थी मैं ठीक से। मतलब मैं आई थिंक 11th का नहीं कर पाई थी, 12th का थोड़ा थोड़ा कर लिया था, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत फार्मूलाज में ही कन्फ्यूजन सी होने लग गई थी। तो इस वजह से जो जो क्वेश्चंस मुझे आते थे बिल्कुल श्योर शॉर्ट उन्हीं को मैंने किया, बाकी को मैंने नहीं छुआ, ठीक है। तो उसमें भी मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए, वो भी स्टेटमेंट वाले, क्योंकि और एक मैच द फॉलोइंग भी है ना, जो इजी होता है वही गलत होता है, क्योंकि इसमें इजी क्या मतलब वो गलत हो गया। तो मतलब वो थोड़े स्टेटमेंट वाले थे, कैलकुलेशन वाले एक भी गलत नहीं हुए, क्योंकि कैलकुलेशन वाले फिर भी सही होते हैं कि उसमें क्या करो फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो, लेकिन जो स्टेटमेंट होती है वो आप तभी कर सकते हो जब आपको उस चीज़ की क्लैरिटी हो। अगर आप वैसे करने जाओगे तो पक्का गलत होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने नहीं छुआ ज़्यादा एंड फिर भी 4 गलत हो गए इसमें। तो इसमें जो मेरा मतलब फ़िज़िक्स में स्कोर रहा है वो 96 रहा है एंड ठीक है, मतलब कोई बात नहीं। और मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा 1-2 नंबर आगे पीछे हो जाएगा, बस इतना ही रहेगा। और मेन मेरा जो पूरा फोकस था वो था केमिस्ट्री और बायो पर, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो कुछ कर सकती है मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा था। तो बायो में मतलब सारे क्वेश्चन मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, और क्योंकि उसमें मुझे डाउट होने लग गया था। उसमें से अगर 3 क्वेश्चन में से एक जो मैं कर रही थी वो गलत ही था तो अच्छा वो नहीं किया, लेकिन बाकी 2 क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए थे वो ठीक थे, लेकिन मैंने उनको फिर भी अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मुझे डाउट आ चुका था। तो मुझे लग रहा था कहीं गलत ना हो जाए, नेगेटिव में ना चला जाए, इस वजह से तो मैंने वो छोड़ दिया। 330 प्लस मेरा स्कोर रहे और 340, तो 340 से थोड़ा कम और 335 से थोड़ा ज़्यादा, ऐसा स्कोर है मेरा बायो में, ठीक है। और मतलब ये पेपर ऐसा था कि इसमें 360 आराम से आ सकते हैं किसी की, बट ठीक है कोई बात नहीं, वो एग्ज़ामिनेशन टाइम पे जो कर पाए वो कर पाए। उसके बाद केमिस्ट्री पर आते हैं। तो केमिस्ट्री में जो LN की केमिस्ट्री होती है उसमें मेरे मार्क्स इसलिए आते थे क्योंकि वो बड़ी नॉर्मल तरीके से केमिस्ट्री बनाते हैं। मतलब नॉर्मल तरीके से कहने का मतलब कि जैसे पीछे है, सबसे पहले आगे फिजिकल के सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद सिर्फ ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस होंगे, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो, ठीक है। लेकिन जो नीट होता है इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सब मिक्स होते हैं बीच में आगे पीछे। तो जब वहाँ हम पेपर करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक का अगर मैं करना शुरू करूँ तो सिर्फ ऑर्गेनिक का माइंड चल रहा है, इनऑर्गेनिक का करना शुरू करूँ तो सिर्फ वो माइंड चल रहा है उस वक्त सारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर से सब कुछ दिमाग में चल रहा है। बट नीट में ऐसा नहीं होता, बीच बीच में क्वेश्चन आते रहते हैं। बट फिर भी मैंने वही वाला तरीका अपनाया जो मतलब मैं LN में करती थी। तो मैंने पहले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करने शुरू किए और उसी को किया, और थैंक गॉड मैंने फिजिकल बाद में किया क्योंकि मुझे पता है मेरी कैलकुलेशन के बारे में, और जिस हिसाब से फिजिकल आई भी थी उसमें मुझे आंसर ऑप्शन देख के पता चल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि भाई इसको बाद में ही करेंगे तो सही रहेगा, है ना। तो इस वजह से हाँ, तो इसमें जो 2 क्वेश्चन मैंने गलत, वैसे तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, मतलब मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस केमिस्ट्री में गलत हो गए हैं, लेकिन जो 2 क्वेश्चन जिनका मुझे दुख जीवन भर रहेगा वो ये है। अगर 68 ये पूरी दुनिया ये क्वेश्चन सही करेंगे लेकिन मैंने गलत कर दिया। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मैंने चेक नहीं किया, मैंने चेक किया B का सेकंड, लेकिन यहाँ पे थर्ड है
और मुझे पता है, मैंने देखा भी कि हाँ पर सेकंड ही होता है, बट वो सेकंड और थर्ड में मतलब करने के चक्कर में जल्दबाजी में कंफ्यूज हो गई और जल्दबाजी में माफ़ कर दिया। तो जल्दबाजी वाला काम था ये। और दूसरा, ये तो मैंने जस्ट करना ही शुरू किया था, तो ऐसा भी नहीं बोल सकती कि इसमें मैं कोई टाइम नहीं, जैसे मैंने यहीं से करना शुरू किया था, अब यहाँ से ऊपर तक आई। देन इसमें V2O5 देखा मैंने और इसमें मुझे एरोमेटाइजेशन याद आ गया और मैं एल्काइन देखना ही भूल गई और मैंने पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन कर दिया और फिर सारा ही आंसर चेंज हो गया, क्योंकि उसके बाद तो सारे गलत हो गए। और PTCL का तो मुझे कंफर्म था, आयरन का मुझे कंफर्म था, अब निकल में और पॉलीमराइजेशन ऑफ उसमें कन्फ्यूजन हो गई। कन्फ्यूजन नहीं हुई, मैंने डायरेक्ट देखते ही V2O5 का मैंने A का सेकेंड मार्क किया पहले, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, ठीक है। उसके बाद ये फिनोल्फ्थलीन वाला क्वेश्चन, जिसको मैंने LN में भी गलत किया था और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से याद कर लिया था, लेकिन सिर्फ याद करना ही नहीं होता, इन्होंने थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्ट की और मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा ये वही क्वेश्चन है, प्री एजम्पशन जो होता है, और मैंने कलर लिस्ट पिंक मार्क किया, लेकिन ये उल्टी कंडीशन में ले रखी थी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और उसके बाद एक 58 क्वेश्चन, मेरा कोड 13 है, मतलब मैं बता दूँ तो इसमें जो CLF3 है, अब इसमें क्या किया मैंने, एक PYQ क्वेश्चन किया था नीट का, जिसमें, और उसको मैंने अपनी नोटबुक में लिखा भी है, उसमें ये था कि उसका मतलब XEF4 का था शायद वो, तो उसमें उन्होंने पूछा शेप और ज्योमेट्री। तो उसमें अगर तुम 2 लोन पेयर होते हैं ना, तो अगर तुम उसमें शेप कर दोगे स्क्वायर प्लेनर तो वो ठीक होगा, लेकिन अगर वो ज्योमेट्री पूछेगा और तुम अगर स्क्वायर प्लेनर कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसमें मैंने यही देखा, इसमें लिखा हुआ था T शेप्ड ज्योमेट्री, तो मेरे को लगा कि मुझे वही क्वेश्चन की याद आ गई। मैंने कहा कि अच्छा, इट हैज़ अ ट्रायगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री हो सकती है, लेकिन जो क्या कहते हैं शेप की, अब क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री की बात की है तो वो T शेप नहीं होगा, अगर सिर्फ शेप लिखा हो तो हम उसको मानते। तो मैंने यहाँ पे इसको सेकंड को फिर इसलिए मैंने कट किया और फिर मैंने थर्ड मार्क किया, बट फिर से गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने पता नहीं सेकंड को ही आंसर माना है, T शेप को ही माना है, तो ये एक गलती हो गई। तो मतलब ठीक है। और बाकी जो फिज़िकल के क्वेश्चन वैसे थे जो मेरे को, मतलब मैंने 2-3 बार सॉल्व किया, लेकिन आंसर मैंने मैच नहीं करा था, तो मैंने, क्योंकि फिज़िकल मैंने लास्ट में भी की ना, तो जिसकी वजह से मतलब मेरे क्वेश्चंस जो मैंने किए 1-2 क्वेश्चंस वो दोनों फिज़िकल में मेरे रॉन्ग हो गए, तो इस वजह से, इसलिए मैं लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल बचती हूँ करने से। बट ठीक है, तो अगर इस पूरे पेपर की बात करें तो जब मैं पेपर देके आई तो मतलब क्या होता है, हर बार यही होता है, पेपर देने जाओ तो थोड़ा एक अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाओ, फिर उसके बाद पेपर देके आओ तो तुम क्वेश्चन काउंट करो कि हाँ तुमने इतने क्वेश्चंस किए हैं, तुम खुश हो, बट फिर तुम उसके बाद चेक करते हो पेपर और फिर जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो उतने मार्क्स नहीं बनते। तो वही लूप चल रहा था और मैं उस लूप को ब्रेक करना चाहती थी इस बार, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो पाई है। उसके बाद मैं बहुत ही घबरा गई थी, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था कि यार मैं फिर से चेक करूँगी और गलत होगा, मेरे सामने मुझसे नहीं देखा जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने पापा को दिया, तो उन्होंने कहा कि लाओ मैं चेक करता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे हो गया उसमें क्या हो गया, आप चेक करना है। तो मैंने उनको चेक करने के लिए उन्होंने चेक किया और फिर उन्होंने फिर बुलाया मुझे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे 515 नंबर हैं। अब 515 नंबर सुन के ही मतलब मेरे को ऐसा हो गया कि क्या मतलब इतने ज़्यादा गलत कर दिए मैंने। फिर मतलब उस वक्त तो ठीक था, उसके बाद फिर उन्होंने मतलब मैं चेक किया, मैंने क्या ऐसे मैंने बताया कि जैसे वाई में मैंने मतलब एक क्वेश्चन इधर रॉन्ग किया है, ऐसे इधर रॉन्ग किया, तो मैंने कहा अगर इतना रॉन्ग किया तो ये इतने मार्क्स कैसे कम हो गए। तो उन्होंने एक्चुअली में क्या किया कि उन्होंने जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 क्वेश्चन में से 4 फॉर एग्ज़ाम्पल 3 सही हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 5 क्वेश्चन उन्होंने 3 लिखा और 3 लिखने के बाद 3 into 4 किया और फिर 2 गलत है तो 2 into 5 करके उसको नेगेटिव में किया। तो ऐसे उन्होंने करके, तो मैंने कहा ये इतनी गलती क्यों हुए। उसके बाद फिर धीरे धीरे नंबर बढ़े, तो फिर ठीक है, मेरे को लगा ठीक है। तो मतलब मेरा जो स्कोर है दैट इज़ 550+ बट नॉट 600 एंड इट्स बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि केमिस्ट्री को देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी और शायद उसी ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में वो गलती हुई है। क्योंकि ये गलतियाँ ऐसी हैं जो ऐसी नहीं है कि बस नीट एग्ज़ाम के दिन हुई हैं। सीधी सी बात है, अगर मैं LN के 10 पेपर दे रही हूँ और 10 पेपर में मतलब मैं हर पेपर में कुछ इस तरह की गलती कर रही हूँ जो कि मुझे पता है कि वो मेरी आदत है, वो उस तरह की गलती करना, क्वेश्चन ठीक से ना पढ़ना, फिर इंटरप्रेट ना करना, फिर ऐसे ही मार्क कर देना। तो
अगर मैं 11th मॉक टेस्ट दूँगी नीट का तो उसमें गलती नहीं होगी, ऐसा थोड़ी होगा कोई चमत्कार हो जाएगा उसमें। जो हैबिट रहती है वो रहती ही है। दूसरी चीज़, जो एलन का पेपर मैं मतलब करती हूँ उसमें मैं तुक्के मारती हूँ। मतलब तुक्के क्या मारना, मतलब जैसे अगर मुझे 50-50 किसी ऑप्शन में डाउट लग रहा है तो मैं उस मार्क कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि नीट का पेपर थोड़ी है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर नेगेटिव में चला जाए तो। वहाँ पे वो चीज़ अच्छी रहती है। लेकिन मतलब नीट में पता नहीं मैं क्यों उस चीज़ के ऑपोजिट करने लगती हूँ। जैसे मैंने ये 43 क्वेश्चन प्रिज्म वाला सॉल्व किया, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, मैंने कहा शायद ये गलत हो सकता है लेकिन आंसर इसका सही है। ऐसे ही करके मैंने क्या कहते हैं 35th क्वेश्चन सॉल्व किया, इसका आंसर भी मेरा आ गया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन मेरा आ गया। लेकिन पता नहीं मेरे से मतलब फिज़िक्स में मेरे को वो फील ही नहीं है कि मुझसे मैंने और नंबर बढ़ जाते हैं। मतलब मैंने लगभग हर क्वेश्चन को सॉल्व किया लेकिन उसको मार्क नहीं किया, क्योंकि मेरे को डर है कि कहीं वो गलत ना हो जाए इस तरह से। तो एक ये भी चीज़ है। तो कुछ ऐसा पेपर रहा है। अब जो भी हो गया है, मतलब मैं दिखाना चाहती हूँ, 1 मिनट। ये देखो, पूरी दीवार मैंने भर रखी है, पूरी टेबल मैंने भर रखी है, ऊपर से नीचे तक हर एक चीज़ मैंने लगभग इनऑर्गेनिक तो रोज़ वाइज। तो ये अपना फाइनल अटेम्प्ट था। तो कुछ ऐसा सा गया है। और केमिस्ट्री में मेरा टारगेट और ज़्यादा ऊपर का था कि मुझे मतलब केमिस्ट्री ही में अगर जो मेरा टारगेट था जितने जो मतलब मेरे क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, अगर वो नहीं होते तो मेरे 600+ मार्क्स होते, बट केमिस्ट्री में ज़्यादा गलत हो गया जिसकी वजह से ज़्यादा नेगेटिव हो गया। तो 600 तक मैं टच नहीं कर पाई हूँ। एंड पेपर जिस हिसाब से आया है, अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मैंने निकलते ही कहा था कि मतलब अगर पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में मैं पेपर दे रही थी तो भी मैंने ये चीज़ अपने आप को कही थी कि अगर पेपर इजी मेरे को लग रहा है तो इसका मतलब बाकियों के लिए भी ये ईजी है, तो उस चीज़ का ध्यान रखो तुम। बट ठीक है, तो कट ऑफ ऊपर जाएगी ये हम सबको पता है। और हमेशा जो भी कट ऑफ होती है उससे मैं हमेशा 20-25 नंबर नीचे होती हूँ, ठीक है। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है शायद, है ना। मतलब ऐसे ऐसे फॉल्स होप रख कर, जैसे मैंने 2025 में मतलब वो बीएम सर है शायद, बीएम सर, हाँ मतलब वो जो एलन के हैं ना, उन्होंने कहा कि 410 के सॉरी 490 प्लस माइनस ऐसे जाएगा कट ऑफ। तो उस समय मार्क्स कम ही थे, लेकिन जब तक रिज़ल्ट नहीं आ गया था मुझे होप थी थोड़ी बहुत, ठीक है शायद चली जाए, शायद हो जाए, बट नहीं हो पाया। तो इस बार मुझे ऐसा कोई फॉल्स होप नहीं है, क्योंकि पिछली बार तो पेपर टफ था लेकिन फिर भी जो मेरी रैंक थी वो 75,000 थी, ठीक है। तो मतलब कंपटीशन है, बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं, तो पहले से फॉल्स होप रखे रखना कि नहीं क्या पता कट ऑफ नीचे है, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि सोचो जिस हम सब ने ही लाइक एलन का पेपर पूरे साल मतलब जब से हम तैयारी कर रहे हैं तब से हम दे रहे हैं, हम टफ से टफ पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए ये पेपर बिल्कुल हलवा होगा। जिसने फिज़िक्स के फॉर्मूलाज अच्छे से कर होंगे, जिसकी फ़िज़िक्स थोड़ी बहुत ठीक होगी, जिस केमिस्ट्री में जिसने इस तरह की गलतियाँ नहीं की होंगी जो गलतियाँ मैंने की हैं, और बायो में जिसने क्वेश्चन नहीं छोड़े होंगे, तो डेफिनेटली वो उनके एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। जब पेपर ईजी आता है तो जो थोड़े से जैसे जिनका जो पोर्शन वीक होता है उसमें भी वो अच्छा कर जाते हैं, और जिनका जो अच्छा होता है जब वैसे लापरवाह हो जाते हैं तो थोड़ा सा वो नीचे चला जाता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं लापरवाह हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस मतलब मैं ऐसे क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन को ठीक से ना पढ़ना, फिर एक बार ऑप्शंस को ठीक से ना देखना, इंटरप्रेट ना करना, ये फटाफट देख के ऑप्शन मार्क कर देना, ये मैं एलन में भी करती थी। तो अगर मैं 10 मॉक टेस्ट दे रही हूँ उसमें मैं गलती कर रही हूँ तो इसकी क्या गारंटी है कि मतलब नीट डे पे कोई चमत्कार तो होगा नहीं, जो हैबिट है वही बनी रहेगी, ठीक है। इसीलिए कहते हैं शायद आप मॉक दो बार बार, कि कम से कम आपको पता चले कि आप किस तरह की गलतियाँ करते हो इस तरह से। तो इस वजह से तो मैंने सोचा कि मैं नीट का पेपर हो गया तो वीडियो भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि लाइक लास्ट ईयर मैं काफ़ी सारे चैनल्स वैसे फॉलो करती थी, तो उसमें कमेंट में आता था नीट के ऊपर व्यूज़ ले लिए लेकिन अब मार्क्स नहीं बता रहे हैं, मतलब वीडियो नहीं बना रहे हैं, पेपर कैसा गया ही नहीं बता रहे हैं। तो मैंने सोचा वैसे मेरे ऊपर ऐसा कोई कमेंट करेगा नहीं, क्योंकि मेरा ऐसा कोई रीच नहीं है इतनी, बट स्टिल ठीक है, मतलब ऐसे थोड़ी ना गायब हो जाते हैं, जो कि मेरा ट्रेट है गायब हो जाने का। तो मैं सोचा ठीक है बता के ही गायब होते हैं। तो बस कुछ ऐसा पेपर गया है। और हाँ, जैसे मैंने कहा था कि जो आपका सिलेक्शन होता है या फिर आपको जो बचाता है, मतलब आपका जो सिलेक्शन करवाता है वो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, और जब आपके सब्जेक्ट्स में चीज़ें ख़राब हो जाएँ तो फिर आप क्या ही कर सकते हो। एग्जैक्ट स्कोर क्या है वो अभी आप नहीं पूछे तो अच्छा है, क्योंकि फाइनल आंसर क्या आएगी, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा। मैं हमेशा अपना फाइनल रिजल्ट ही दिखाती हूँ, तो वही दिखाऊंगी, क्योंकि मार्क्स कुछ ऊपर नीचे हो तो ठीक रहता है, पहले बता दो और फिर बाद में और कम हो जाए तो और दिक्कत होती है और ज़्यादा गंदा फील होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एनटी ने बिल्कुल सही कहा था कि दिस इज़ नॉट योर स्कूल एग्ज़ाम, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे वो
ये ट्रॉफीज़ आप देख रहे हो ना, मतलब वो छुपी हुई हैं लेकिन और भी है पीछे। तो ये एक्चुअली गलती से 10th में मैंने अपना स्कूल टॉप कर लिया था। और आपको पता है मेरी परसेंटेज कितनी थी? सिर्फ 90%। और 90% में मैंने स्कूल टॉप कर लिया था, तो समझ सकते हो कि ठीक है ना। हाँ, तो फिर लेकिन फिर भी मतलब मुझे अच्छा फील हुआ कि ठीक है, जो मेरे क्लास के बच्चे हैं या जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, कम से कम मैंने ठीक है उसमें अच्छा किया मैंने। उसके बाद से मैं अपने आप को टॉपर समझने लग गई थी गलती से। फिर हम नीट की दुनिया में एंट्री लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि सच में ये आपका स्कूल एग्ज़ाम नहीं है, जहाँ पर मैथ्स में आपकी 5 थ्योरम होती है और आपको पता होता है कि एक थ्योरम आपको डिराइव करने को आएगी ही आएगी। जहाँ पर आपको पता होता है कि प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फिक्स है कि इसी पैटर्न पे आएगा। जहाँ पर इंग्लिश में आपको पता होता है कि आपको लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और मुझे पता नहीं, समझ नहीं आती कि इनके लोग क्यों ब्लेम करते हैं कि कभी पेपर मुश्किल बना देते हो, कभी आसान कर देते हो, दिस दैट ये वो। नहीं, ऐसे ही पेपर होता है और ऐसा ही होना चाहिए। मतलब तुम्हें पहले से पता हो कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा या फिर ये मतलब पेपर में ये वाला टॉपिक इस बार ज़्यादा वेटेज रखेगा, तो उस चीज़ का मतलब क्या है फिर, है ना। तो पेपर ऐसे ही आता है। और मतलब पहले तो मुझे लगता था कि ठीक है, लक फैक्टर है या कोई और फैक्टर है या फिर पता नहीं क्या है, बट अब समझ आ गया है कि कोई लक फैक्टर नहीं है। बट जो भी नीट के क्राइटेरिया हैं, आराम से पेपर देना, इस तरह की गलती से बचना और अपने आप को एग्ज़ाम में मैं अपना काम रखती हूँ। मुझे उन सब चीज़ों का कोई प्रेशर नहीं रहता। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नीट 2025 में भी कोई प्रेशर नहीं था। भले मेरे मार्क्स कम थे, लेकिन मुझे कोई प्रेशर नहीं था कि मैं घबरा गई थी या परेशान हो गई थी। मैं बहुत ही आराम से पेपर करती हुई थी। जो भी मैं कर पा रही थी गलत सही, उस वक्त जब करते हैं तभी थोड़ी पता चलता है कि गलत करें, है ना। तब तो ये लगता है कि सही करें, तो ठीक था। लेकिन मुझे समझ आ गया कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं हूँ और शायद मैं ज़बरदस्ती इस चीज़ के पीछे भाग रही हूँ। और जब मैं अपना मतलब इस नीट के एरा में एंटर करने वाली थी, तो मेरे फादर ने मुझसे पहले कहा था कि पक्का तुम्हें यही करना है। और मेरी मम्मी ने भी कहा था कि उनको पसंद है थोड़ा टीचिंग वाला, तो उनको ये था कि मैं टीचर बनूँ, ठीक है। तो लेकिन मेरे को ये था कि नहीं, मुझे मेडिकल करना है, क्योंकि मुझे हमेशा से डॉक्टरी वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इलाज करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ना। इस चीज़ का जुगाड़ ढूंढने में कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में। बट सिर्फ इंटरेस्ट होना सब कुछ नहीं है। आपको उस चीज़ के लिए आपको उस तरह का होना भी पड़ेगा और अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा। तो शायद मैं नहीं हूँ उस चीज़ के लायक। तो मैं सिर्फ हर बार एग्ज़ाम को ब्लेम करूँ या किसी और चीज़ को ब्लेम करूँ, इंटे को ब्लेम करूँ या फिर सिचुएशन को ब्लेम करूँ या लक फैक्टर बोलूँ, तो ये सब फालतू चीज़ें हैं। क्योंकि शायद मैं नहीं हूँ। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 2024 में एग्ज़ाम हुआ था 5th में को, और 2025 में 4th में को, और 2026 में मतलब आज 3rd में को, और 4th में को मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी आती है। हाँ, तब से मैं उन्हें प्राउड फील करवाने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं हो पा रहा। और मुझे लगता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन जब से मतलब अब तक की अपनी लाइफ में जो भी मेरी एज हो गई है, सिवाय 10th के, मैंने उन्हें आज तक कभी ऐसा प्राउड फील नहीं करवाया किसी भी चीज़ में। जैसे ये कि मैं पहले से ऐसा क्यों इतना परेशान हो रही हूँ, पता नहीं क्या कट ऑफ जाएगी, है ना। लेकिन देखो, एक होता है डिल्यूशन में रहना, और वो मुझे इतना पसंद नहीं है अब। क्योंकि 2025 में लाइक वो एल के टीचर थे ना, BM सर, उन्होंने कहा था 490 +-10 ऐसे कट ऑफ जाएगी, बट पता है ना कितनी गई थी, बिकॉज और तब मेरी रैंक पता है कितनी थी, 482 मार्क्स पे 75,000। तो मतलब 75,000 बच्चे मेरे से आगे थे, है ना। तो मतलब कॉम्पिटिशन है, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब यही पेपर जिसने फिज़िक्स के फॉर्मूला अच्छे से किए होंगे, जिसकी फ़िज़िक्स थोड़ी सी भी अगर मुश्किल भी होगी, लेकिन अगर वो सब अच्छे से पढ़ के गए, उसके बाद जिसने बायो अच्छे से की है, जिसने अपनी केमिस्ट्री अच्छे से की है, उसके लिए पेपर हलवा है। वो भी तब जब उसने नीट 2025 के बाद उस तरह से प्रिपेयर किया है। हर एल के टेस्ट हमें पता है किस लेवल के आते हैं, तो उसके लिए पेपर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है ना। तो हम सबको पता है कि कट ऑफ ऊपर जाने वाली है, और हमेशा मैं कट ऑफ से 20-25 नंबर नीचे होती हूँ। तो इस बार पता नहीं क्या होगा, बट मुझे लग तो नहीं रहा है, पर ठीक है जो भी है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि आपका स्कूल एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर आप 90% लाकर टॉपर बन जाओ और फिर टॉप करते रहो, ऐसा नहीं होता, है ना। तो है ना, तो मतलब वो स्टेबल और अनस्टेबल वाला उन्होंने ग्राफ बहुत अच्छे से समझाया था कि जैसे तुम थोड़ा सा जैसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, तो अगर तुम वहाँ पर हो तो गिरने का डर बहुत ज़्यादा रहता है, सीधा नीचे जाओगे अगर उससे थोड़ा सा भी नीचे आओगे तो। लेकिन अगर तुम ऑलरेडी नीचे हो, तो अगर तुम थोड़ा ऊपर भी चले जाते हो तो तुम्हें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो कुछ वैसा ही होता है कि मतलब अगर तुम एक ऐसे नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट रहे हो और उसके बाद अगर तुम इम्प्रूव करते हो और अपने आप को उस लेवल तक लेके आते हो, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अगर तुम यहाँ पढ़ते हो फिर नीचे आ जाते हो, फिर तुम उठ ही नहीं पा रहे हो उस चीज़ से, तो वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते और रिलैक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा सो जाऊँगी अब जाके। जैसे मम्मी ने मुझसे कहा कि मतलब तुम परेशान मत हो, तुमने मेहनत तो की है, अगर तुमने मेहनत नहीं की होती तो मैं कुछ कहती, लेकिन तुमने तो मेहनत की है। अब अगर नहीं हो रही वो चीज़ तो हो सकता है कोई और कारण हो, बट बस लग रहा है मुझसे एक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है ना। बट ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। सबसे ज़्यादा दुख वाली चीज़ है कि ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जैसे होता है ना, इंडिया में पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे मेडिकल में जाएँ, इंजीनियर बने। ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने अपने आप से चूज़ किया था खुद से, बट मैं उस चीज़ में अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पा रही और सिलेक्शन नहीं ले पा रही। दूसरी तरफ यह है कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि ठीक है मैंने इतने टाइम से इस चीज़ को किया है और मैं यही परस्यू करना चाहती हूँ, तो वो प्राइवेट के पीछे पड़ जाते हैं। और प्राइवेट मेरे लिए नहीं है यार, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे प्राइवेट में जाना बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे ऐसा लगता है कि प्राइवेट में जाने से अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई सुसाइडल या कोई ऐसा थॉट है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब प्राइवेट में जाके MBBS की पढ़ाई करने से अच्छा है कि मैं शांति से जाऊँ और कहीं पे काम कर लूँ अपना, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पसंद प्राइवेट, ठीक है, क्योंकि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ और मेरा यही है कि मैं अगर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाऊँगी MBBS के, दैट्स इट। तो मैं कैसे समझाऊँ, मुझे नहीं समझ आता, बट ठीक है ऐसा ही कुछ है। और जो भी है ऐसा ही कुछ एग्ज़ाम है, और जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक बाकी सारी अपनी चीज़ों पे काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। और जिसका पेपर अच्छा गया है, जिसने बहुत अच्छे से कुछ रिवाइज़ कर लिया था, जिसका पेपर बहुत अच्छा गया है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसे ही आगे अच्छे से करते रहो। और जिसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है तो उसमें ये कहूँगी कि ठीक है परेशान मत हो, और ठीक है जो भी है उसको करो। देखते हैं इसके बाद क्या करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अब रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा, है ना। बीच बीच में मैंने थोड़ी बहुत ऐसे, क्योंकि जैसे मेरे को ऐसे, क्योंकि एंग्जाइटी होती रहती है ना मुझे, जैसे बीच बीच में तैयारी करने से, उसके बीच बीच में मैंने कुछ क्लिप्स बनाई थी और मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैंने कहा था कि मैं अपना टारगेट अचीव कर लूँगी तो मैं उसको डालूँगी, तो वो भी पड़ी हुई है। तो मैंने सोचा था कि नीट के बाद डालेंगे तो और अच्छा लगेगा, है ना, जब पेपर अच्छे से दे के आएंगे। बट उस हिसाब से पेपर तो गया नहीं है, बट फिर भी वो वीडियो डाल दूँगी। पेपर ऐसा नहीं गया बट मेहनत तो की है ना, तो इस वजह से। एंड अच्छे से रहिए आप लोग और अच्छे से करिए, और हाँ ठीक है, ओके, राधे राधे।